निकला होता है, ट्रक के नीचे देखें कि नहीं, इसे घूमते रहता है, तो क्या देता है? टॉर्क देता है। क्या देता है? टॉर्क। किसी चीज को घूमने के लिए किसकी जरूरत होती है? टॉर्क की जरूरत होती है। तो टॉर्क जो होता है उसे हम टाव से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? टाव से। टॉर्क को किसे दिखाते हैं? टॉर्क। ये क्या चीज होता है? बल गुणे आघूर्ण भुजा। बल गुणे बल आघूर्ण की भुजा होती है। लिखा है कि नहीं बंदा? टाव बराबर क्या है? देखिए कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितनी दूरी से फोर्स लगा रहे हैं, एफ एस होता है। टॉर्क बराबर क्या होता है? एफ एस। किसी चीज को घुमाने के लिए बल की जरूरत है या टॉर्क की जरूरत है? टॉर्क की जरूरत होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब टॉर्क को बढ़ाएंगे तो आप अगर बल को बढ़ा देंगे तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये कोई समझदारी थोड़ी है कि बल बढ़ाएंगे। बल बढ़ाएंगे तो एनर्जी ज्यादा लॉस होगा, लेकिन अगर हम दूरी बढ़ा दें तो टॉर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ा देंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे दूरी क्या चीज है? यहां हम एक पेचकस ले लिए, इस टाइप का पेचकस हो गया। अब इसमें क्या है कि हम वो हुक जो होता है इसको लगा के नचाने वाला, इस टाइप का, इससे किसी चीज को घुमाएंगे, ठीक है। तो ये दूरी नापी कहां से जाती है? कहां पर ये फंसा हुआ है? यहां से, और हमारा हाथ कहां है? यहां तक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये दूरी है पूरी कंप्लीट, जिसे हम क्या कहते हैं? एस। अब बताइए बाबू, अगर हम एस की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो नहीं सीबीएसई वाला, एक वो नौटंकी करता है सीबीएसई वाला, अंग्रेजी में कुछ नसीहत दे रहा है। तो देखिए अगर हम इस दूरी को बढ़ा देंगे तो ये एस की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और एस की वैल्यू को बढ़ने से टॉर्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टॉर्क बढ़ जाता है। इसलिए देखिएगा जो हैवी पेचकस होते हैं, हैवी जो बड़े बड़े नट को खोलने रहते हैं, वो छोटा नहीं रहेगा, क्या रहता है? लंबा रहता है। छोटा नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा? लंबा। बड़ा ऐसे पेचकस को अगर खोलना रहेगा तो इसके लिए क्या रहेगा? बहुत लंबा बना देगा उसको। यहाँ पे एक चपटा सा देगा इसे, और इसके पीछे जो हैंडल लगाएगा वो बहुत बड़ा लगा देगा वो, ताकि क्या बड़ा हो सके? टॉर्क बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? टॉर्क। क्योंकि जितनी लंबाई ज्यादा रहेगी टॉर्क क्या हो जाएगा? उतना लंबा होगा। अब घुमाने में क्या होगा? आसानी रहेगी। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई छोटा सा नट खोलना है, घड़ी उड़ी का नट खोलना है, तो उसमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत है, तो उसका जो पेचकस होता है इतना ही छोटा होता है, ऐसे आराम से खोल सकता है आदमी कोई भी चीज को। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए कभी भी देखिएगा फोर्स ना बढ़ाना पड़े, यही तो फिजिक्स है। बल ज्यादा ना लगाना पड़े और काम क्या हो जाए? ज्यादा। टॉर्क मान के चलिए फोर्स बढ़ा देना है, तो फोर्स बढ़ा देंगे टॉर्क तो बढ़ ही जाएगा। तो समझदारी क्या हुआ यहाँ पर? आपको क्या बढ़ाना है? दूरी को बढ़ाना है। टॉर्क बढ़ने से क्या होता है? टॉर्क बढ़ने से कोई चीज आसानी से घूम जाती है, और टॉर्क कम रहेगा तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाते हैं यहाँ पर एक व्यवहारिक एग्जाम्पल जिसको आप लोग डेली यूज करते हैं। आपके घर में दरवाजा होगा, इस दरवाजे में एक कब्जा लगा होता है, इस कब्जे के भरोसे आपका दरवाजा झूल रहा होता है। ऐसे दरवाजा होता है इसी कब्जे के भरोसे। अब बताइए ध्यान से, दूरी तो इसी कब्जे से नापेंगे, जहां से वस्तु घूम रही है वहीं से दूरी नापेंगे। तो यहां से हम दूरी इसका नापना चालू करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से दूरी नापेंगे, कब्जा वाला पॉइंट, यहां से पॉइंट से नापेंगे। अगर हम हैंडल यहां लगाते हैं, अमूमन हैंडल कहां लगाया जाता है? एकदम साइड में। क्यों साइड में लगाया जाता है? ताकि दूरी क्या हो सके? बढ़ सके। एस की वैल्यू ज्यादा हो, एस की वैल्यू ज्यादा। जब एस की वैल्यू ज्यादा होगी टॉर्क क्या होगा? ज्यादा। और टॉर्क लगने से घूमने में आसानी होगी। लेकिन अगर यही कोई बकलोल होगा तो ये कब्जा जानते हैं कहां लगा देगा? यहाँ लगा देगा, यहाँ सटा के लगा देगा कब्जा से। अभी दरवाजा खुलेगा? खुलेगा, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। रीजन क्या है? इस बलागुण की भुजा यानी डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। तो ये तो आप डेली प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि नहीं देखते हैं इसको, टॉर्क को। कोई कुल्हाड़ी रखी हुई है, कोई कुल्हाड़ी या कोई मान के चलिए यहाँ पे कुल्हाड़ी को सीबीएसई वाला ऑक्स कहता है सब। एक्स, हाँ हाँ एक्स, ऑक्स माने तो बैल हो गया, टांगी हो गया, ये टांगा हो गया। टांगी तो छोटा होता है, ये टांगा है, ये टांगा है। अगर आप इसे उठाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? उठा, अगर ऐसे उठाना चाहते हैं तो बल लगेगा, लेकिन अगर चाहते हैं कलाई के बदौलत उठाए तो क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क।
कलाई के बदौलत उठाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? टॉर्क। अब ये बताइए, इसको उठाने के लिए या किसी चीज को करने के लिए, जब इससे हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं? काटते हैं। क्या करेंगे? काटेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे कम बल लगा के ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सके? टॉर्क। तो हम क्या बल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं? हाँ, हम क्या बना देते हैं? दूरी। तो कहाँ पकड़ते हैं? एकदम साइड में। एकदम साइड में पकड़ते हैं ना, एकदम साइड में पकड़ के तब क्या करते हैं? मारते हैं। क्योंकि फोर्स उतना ही रहता है, लेकिन एकदम दूरी पे पकड़ने के कारण जो एस की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक काउंट हो जाती है, यहां से यहां तक काउंट हो जाती है। लेकिन उतना ही दम लगा के यहां पकड़ के काटिए। अरे काटना तो दूर चीजें, चोट लग जाएगा आप ही को। काटेंगे ऐसे ऐसे काटेंगे, बेटा वाले आके यहाँ मार देगा। समझ में आया कि नहीं? क्या उठाकर काटना पड़ेगा। तो ये दूरी बढ़ाने से टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका न्यूमेरिकल जो है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन, पकड़ के गुणा कर दीजिए, देगा 40 न्यूटन का बल 3 मीटर की दूरी पर है, टॉर्क बताइए। 4 3 12 120। इसके न्यूमेरिकल में तो दम नहीं होता है। टॉर्क के न्यूमेरिकल में दम होता है जी कोई? वो सब आप लोग भी बना लीजिएगा, उसको बहुत सिंपल होता है। आगे बढ़े? नहीं बना लेगी लोग तो फिर इसमें हंसने की क्या बात है? हम तो तारीफ भी किए हैं। हाँ? तारीफ नहीं किए जी? चलो तो हम तो वापस तारीफ ले लेते। इन लोगों से भी टॉर्क का नहीं बनेगा। अब खुश? तुम लोग बना लोगे ना? चल देखो, सोचो किसी भी केस जीतने में जज का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। जज चाहे तो केस जिता देगा, जज चाहे तो केस हरा देगा। लेकिन हम तो हमेशा ईमानदारी से किए हैं, कभी किसी का पक्ष लिए हैं? हाँ, जहां तक रहा है महिलाओं का समर्थन ही किए हैं। नहीं समझ में आया? सीबीएसई वाले तो एकदम मत पूछिए, एकदम उन सब तो अनपढ़ आदमी भी सीबीएसई को जानने लगा। किसकी वजह से? चलो अब ध्यान दो, किसी चीज को घुमाने के लिए किसकी जरूरत है? हाँ, जितना दूर से घुमाएंगे टॉर्क उतना ज्यादा, और जितने पास से घुमाएंगे टॉर्क। जूम आउट करना जी। चलो भाई देखो ध्यान से, अभी एक चेयर है और जूम आउट कर दो, लाइव वाला भी देख ले, बस करो और कर दो। पूरा चेयर दिख जाए उसका। चलो बाबू ध्यान दो इधर, लाइव वाले, ये चेयर है, ये घूम रहा है, इसको घुमाने के लिए किसकी जरूरत है? टॉर्क। इसमें जो घूमने वाला कब्जा लगा है ठीक चेयर के बीचों बीच में लगा है, ठीक चेयर के बीचों बीच। अगर हम यहां से घुमाएंगे तो एस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ठीक इसी के नीचे क्या है? कब्जा है, जो घूम रहा है घिरनी बेरिंग है, तो यहां घूमने में मेहनत ज्यादा लगेगा। लेकिन जितना हम इस सेंटर से दूर जाएंगे हमारे लिए एस की वैल्यू बढ़ते जाएगी, क्योंकि सेंटर से क्या रखना है? दूर रखना है। जहां से मशीन घूम रही है उससे क्या करना है? दूर रखना है। तो यहां से हमें इसे क्या करना है? दूर रखना है। तो हम यहां से घुमाएंगे, जल्दी घूमेगा? हाँ, नहीं घूमेगा। देखिए तो एक उंगली से घूम रहा है, नहीं। लेकिन अगर यही हम इस सेंटर से दूर आ जाए, यहां आ जाए, तो घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? यहां आ जाए तो घूम जाएगा। अब एक ही उंगली से घूम गया, लेकिन वही पहले घुमा रहे थे तो नहीं घूम रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? दूरी कम था, वो उतना टॉर्क उत्पन्न नहीं कर पा रहा था जितना उसे करना चाहिए। तो ये टॉर्क कह रहा था कि देख दूरी तो बढ़ने वाला नहीं है, तो दम ज्यादा लगाओ। तो हम यहां से भी घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं घुमा सकते। हमको घुमाने के लिए बस क्या चाहिए? टॉर्क। घुमाने के लिए यहां भी घुमा सकते, लेकिन ज्यादा फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा फोर्स, एनर्जी ज्यादा खत्म होगा। तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। लेकिन टॉर्क के लिए बल तथा आघूर्ण भुजा में गुणनफल निकाला जाता है। ये जो दूरी निकाली जाती है, ये दूरी वहां से निकाली जाती है जहां बल लग रहा है तथा जहां से वस्तु घूम रही है। उन्हीं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बलाघूर्ण की भुजा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो ये गधा को, रंजीत का चेयर कितने का आता होगा? ये एक एक रहता है सर। चलो जूम आउट करो, हमरा क्या पता रहेगा कितने का आता है? हमको बस जरूरत रहता है, एक चेयर ले आते ला देगा लोग। अब हमको थोड़ी नहीं सब पता रहता है कितना का होगा। क्या करेगा तुम चेयर जान के ये सब का?
हम अपने स्टूडेंट लाइफ में चेयर खुद से बनाए थे, जानते हो कैसे? लॉज में जहां रहते थे उसमें एगो स्टील, एगो नहीं लोहा का चेयर आता है रॉड का, इसे घुमा के, और जब पाइप का रहता है इस तरह से घुमा के बैठे वाला, हाँ बीच में जाली रहता है। ये 3-4 गो सबका टूट गया था आपस में, तो कोनो सब टेढ़ा होके फेंका था सब छत पे, सबको लाए तीनों गो को, और एक आधा किलो सूतरी खरीद के आए, रस्सी, रस्सी आधा किलो तो दिया 40-50 रुपये में, इसे आधा किलो रस्सी, और उसको सब जोड़ जाड़ के अब मस्त वीआईपी बना दिए। 3 कुर्सी मिला के एगो बनाए थे, लग रहा था जैसे मयूर सिंहासन है। उसी को जोड़ जाड़ के पूरा मस्त बना दिए, लेकिन वो हिलता नहीं था, उसको गोदी लेके जाना होता था कहीं कहीं। अरे उसका कोई डिजाइन नहीं था यहाँ, कोई आता था रूम में ना, सबसे पहले उसका ध्यान ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज मयूर सिंहासन। क्या ही सब में पैसा खर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं, उतने से काम चला दो। चौकी का टेबल का काम कर देता था कौन? चौकी, उसी पे पढ़ते रहो। चलो अब ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉर्क, कोई चीज को घुमाने के लिए किसकी जरूरत है? टॉर्क का एक बड़ा भाई होता है कॉपलिंग, बलयुग्म। टॉर्क का बड़ा भाई क्या होता है? कॉपलिंग या बलयुग्म, दोनों का काम वही है। देखो बाबू, मान के चलिए ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें आपको छेद करना है। क्या करना है? छेद करना। तो आप कोई छेद करने वाले जैसे नोकीली मशीन ले लीजिए, जिसमें आगे क्या हो? नोक बना हो, और ऐसे क्या करते रहिए? छेद करते रहिए। तो क्या लगा रहे हैं? टॉर्क। टॉर्क कितना लग रहा है? जितना इसकी लंबाई है। हालांकि लंबाई के हिसाब से टॉर्क नहीं लगता है, लगता है कि हम पकड़े कहाँ है। यहाँ पकड़ लेंगे तो क्या लंबाइया बराबर टॉर्क लगेगा? तो मान के छेद करना है तो कहाँ पकड़ेंगे? शुरुआत में कि दूर? हाँ, आप लोग बताइए। वेरी गुड। तो ऐसे छेद करने के लिए हम यहाँ पे टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क से काम नहीं चलेगा, इसका बड़का भाई को लाना पड़ेगा। उसको ऐसे रख के इसमें ऊपर एक तो ना टी बना देंगे। क्या बना देंगे? टी। अब जब इसमें टी बना देंगे तो ये हो जाएगा, पहले ये छेदेगा इस तरह से घुमा के, उतना अच्छा से नहीं छेद पाएगा। लेकिन अगर इसमें हम टी बना दें तो अब देखिए, इधर से भी बल युग्म, इधर से भी बल, और एक इधर से भी, तब ये बल और बल, बल युग्म क्या बन गया? क्या बन गया? बल युग्म। बल प्लस बल, बल युग्म, कपलिंग बोलेंगे इसे। क्या कहेंगे? कपलिंग। ये वही काम को उससे भी ज्यादा आसान तरीके से कर देता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये और ज्यादा आराम से कर देता है। तो देखते होंगे लकड़ी में छेद करने के लिए बर्मा आता है, देखें? अरे वो बर्मा जी नहीं, सोनार वाला बर्मा जी नहीं, बढ़ई के पास एक मशीन होता है बर्मा, और उसी से क्या करता है? छेद देता है। आजकल तो सब चीज हो गया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक, ड्रिल वाला ले आके कुछ छेद देता है। ड्रिल वाला काम आसान हो गया आजकल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको गिरगिट कहा जाता है। गिरगिट बोलता है मामा। अरे जिसको गिरगिट बोलना है गिरगिट बोलो, कोई मामा बोल रहा है, कोई बर्मा बोल रहा है, कुछ जिसको जो मन बोलो। आप लोग भी कोई दिमाग दीजिए, क्या दे रहे हैं लोग? हाँ, मामा, मामा, चलो जिसको जो इंग्लिश में इसे बलयुग में या कॉपलिंग कहते हैं, फिजिक्स में से क्या कहते हैं? कॉपलिंग या बलयुग, कॉपलिंग या बलयुग। ये और घुमाने के अच्छा काम करता है। बलयुग घुमाने का क्या करता है? अच्छा, लेकिन बहुत जल्दी ये फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे साइकिल चलाएंगे ना, तो साइकिल में भी तो सेम कंसेप्ट होता है। हाँ, पुरान जमाना का साइकिल, जो हम लोग के एज में जब साइकिल थी तो इसको ऐसे चलता था साइकिल, या सेम यही होता था, इधर ऐसे घुमा देता था ऐसे, वो टन 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 डॉलर घंटे, और उसका धीरे धीरे रेंजर आ गया ऐसे करके। भैंस के सींग ऐसा एगो हेन्ने से उठा देता था, एगो हेन्ने से, उसको क्या हो गया? तो रेंजर हो गया। उस समय हम लोग का रेंजर, जब हम लोग के समय आया था रेंजर, तो समझ जाइए कि उस समय वो उसका वैल्यू राफेल जैसे था। रेंजर लेके आज कोई लड़का रेंजर निकल गया तो आदमी कितना अमीर घर का है बताओ यार, जेब बेजोस। उसको हम लोग जेब बेजोस की नजर से देखते थे, यार रेंजर लेके जा रहा है यहाँ पे। अब वो तो बताइए, साइकिल में क्या होता है? कॉपलिंग। साइकिल में क्या होता है? कॉपलिंग। हैंडल को फटाफट घुमा देता है कि नहीं? रिक्शा में कॉपलिंग होता है या बलयुग होता है? बलयुग बड़ी तेज घुमा देता है, किसी चीज को फटाक से घुमा देता है। देखते हैं कभी कभी साइकिल तेज घुमा दो, सोचो पलट जाता है हैंडल वाइज से, देखें कि नहीं देखें? पलट जाता है इस टाइप का। टेम्पू में भी होता है वहां पे। अब ये बताइए,
साइकिल पे तो कम एनर्जी लग रही है, रिक्शा पे कम एनर्जी लग रही है, समझ में है कि नहीं आएगा? लेकिन कार अगर लीजिएगा, फोर व्हीलर लीजिएगा, बहुत हैवी पावर का इंजन होता है, कम पावर का इंजन होता है, 150 की स्पीड में गाड़ी चलती है। मतलब बिहार में नहीं, बिहार में उतना चलबे कहाँ करेगा। अब बताइए उतनी हाई स्पीड में अगर आप स्टेयरिंग संभालने के लिए जो गाड़ी का उसको क्या दे देंगे, कॉपलिंग दे देंगे, तो बहुत जल्दी फोर्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट। हाई स्पीड में चल रहा है, कौन भैंस आया घुमाया इसे, भाई वो इतना घुमाएगा तो चक्का फटाक से पूरा घूम जाएगा, एक्सीडेंट होना एकदम फिक्स है। इसलिए देखिएगा टेम्पू में ही क्या देता है ये वाला, लेकिन अगर टेम्पू भी ज्यादा पावर का दे देगा ना तो उसमें गोलका दे देगा चकरिया स्टेयरिंग, समझ में आ गया कि नहीं, स्टेयरिंग दे देगा। बताइए फोर व्हीलर में अगर ये दे दे तो आसान तो यही रहेगा, आसान यही रहेगा, हैंडल आराम से गाड़ी चला रहा है हैंडल। लेकिन दिक्कत ये होगा कि वो बड़ी तेज फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तुरंत मारेगा फटाक से घूम जाएगा। इसलिए वहां क्या देता है, स्टेयरिंग में धीरे धीरे घूमता है। आप पूरा घुमा दीजिएगा तो 50% घूमेगा, 2 बार घुमाएंगे ना तब जाके नाचता है पूरा। अगर गाड़ी को घुमा के लाना है, यू टर्न मारना है तो आपको 2 बार घुमाना पड़ेगा। अगर मुड़ना है तो एक बार घुमा लीजिए तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि पूरा घुमा के वापस यू टर्न मारे तो कितना बार घुमाना पड़ेगा, 2 बार घुमाना पड़ेगा। इस 2 बार घुमाने में टाइम लग जाएगा, फटाक से कैसे घूम जाएगा, 2 बार घुमाने में टाइम लगेगा, इतना देर में गाड़ी बैलेंस बना लेगी। लेकिन अगर भाई ये रहे यू टर्न मारना है, अरे यू टर्न धड़ाक ले मार दिया, यू टर्न पलट गई गाड़ी। तो स्टेयरिंग देता है, क्या देता है, स्टेयरिंग। किसी को दिक्कत, क्या दे देता है, स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग देता है। पावर स्टेयरिंग एक अलग चीज होता है। देखो स्टेयरिंग जो होता है ना, इसके ऊपर पूरा चक्का से ये जुड़ा रहता है। तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पूरा मेहनत लगता था स्टेयरिंग को घुमाने में, क्योंकि जब आप स्टेयरिंग घुमाते हैं तो पूरा चक्का घूमता है और उसी चक्के पे पूरी गाड़ी का लोड है। हालत खराब हो जाता था पहली की गाड़ियों में चलाने में। अभी क्या देता है, हाइड्रोलिक दे देता है। जैसे गाड़ी का पावर ऑन करेंगे तो बैटरी से वो ले लेगा पावर और इंजन को, स्टेयरिंग को दे देगा पावर। अब स्टेयरिंग आप जैसे थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप ही के इशारा से वो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, तो बहुत मस्त घूम जाता है। अब तो एक उंगली, अब आप स्टेयरिंग इतना हल्का गया कि एक उंगली से चाहेंगे तो पूरी गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक गाड़ी का इंजन ऑन है, ऑफ होने के बाद नव जाम हो जाता है। कभी कभी जाम में गाड़ी मान के चलिए चला रहे हैं, गाड़ी पावर स्टेयरिंग है, तो पावर स्टेयरिंग में आप तो पावर लगा ही रहे हैं, साथ में गाड़ी का बैटरी भी आपके स्टेयरिंग को क्या दे रहा है, पावर, आपके हिसाब से घूमने में उसकी मदद कर रहा है। लेकिन अगर गाड़ी बंद हो गया, पावर स्टेयरिंग बंद, इतना जाम हो जाएगा ना कि अब मान के चलिए जिसके गाड़ी में पावर स्टेयरिंग, उसको तो आदत है खूब अच्छा से चलाने का, एक हाथ से गाना सुनते रहे, चलाते रहे। क्यों, पावर स्टेयरिंग है। अचानक बंद हो गया, वो सब पावर स्टेयरिंग गया, कहा तुम अब अपना पावर दिखाओ। अब वो बेचारा हिलवे नहीं करेगा, इतना जाम हो जाएगा। तो फिर से क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, पावर ऑन करो तो फिर से वो पावर देगा। कहा कि समझ में आ गया, गाड़ी चलाएंगे यहाँ पर। साइंस नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहले बेचारे ट्रक ड्राइवर को बहुत दिक्कत होता था, अपने दम पर पूरा ट्रक घुमाता था। अब उन लोगों में भी तो पावर स्टेयरिंग आ गया, अब आराम से। जेसीबी में वही है, अब किसी गाड़ी में नहीं है, अब कोई भी गाड़ी है सब में क्या है, पावर स्टेयरिंग। पुरनका रख ले होगा तुम अभी तक, हर चीज में अब सब आ गया। किसी को दिक्कत, देखो बकुला ट्रेन को स्टेयरिंग से चला रहा है, खेत में लेके जाएगा किसी, समझ गया, बेचारा कितना सीधा है। ये पिटाएगा बियाह बाद अपनी पत्नी से, हम गारंटी दे रहे हैं। कुछ उल्टा सीधा पूछेगा पीट देगी इसको, बेचारा कितना सीधा कर। अच्छा ट्रेन में ट्रेन पटरी के हिसाब से चलती है ना कि स्टेयरिंग के हिसाब से। पता चला ड्राइवर का जो है, ले चल खेत में लेके चल खेत में लेके गुजरेगा, लग रही है ये कौन सी जा रहा है। खेत में जा कहां पाएगी, भैंस जाएगी, इतनी भारी होती है वहां पर। तो ये समझिए बलयुग में बलाघुण से तगड़ा कौन होता है, बलयुग। बलाघुण से तगड़ा बलयुग में होता है, कोई दिक्कत है। लेकिन बलयुग की खराबी बताए ना आपको, पावर डिस्ट्रीब्यूट फटाक से कर देता है। इसलिए गाड़ियों में आप क्या नहीं दे सकते, हाँ, हैंडल नहीं दे सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, सेंटर ऑफ मास। अगला टॉपिक क्या है,
सेंटर ऑफ, सर एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन में यॉक होता है, एरोप्लेन में क्या होता है, यॉक होता है, वो भी स्टीयरिंग टाइप का ही होता है, स्टीयरिंग यॉक होता है इस टाइप का। पगला गया ये, देखो ये इस टाइप का होगा स्टीयरिंग एरोप्लेन में, इस टाइप का उसमें हैंडल होता है। ये इसको पकड़ के ऐसे, इसी को दोनों को पकड़ के ऐसे उड़ाता है। ये कई डायरेक्शन में काम करता है, नीचों काम करता है, ऊपरों काम करता है, आगे पीछे सब काम करता है, यॉक होता है इसको। कोई दिक्कत, जहाज उड़ाएगा क्या, मत उड़ाओ लोग, हमरे बैच का लड़का नहीं ये उड़ाया तो ठीक है, उसके साथ पैसेंजर के साथ साथ जमीन पे के आदमी भी खतरे में रहेगा, केकरा खोपड़ी पे पटकेगा कोई ठीक नहीं है। नहीं समझे। आगे अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास, हिंदी में उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हिंदी में क्या कहेंगे, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। देखिए कोई भी चीज जो है वो एक बड़े आकार की होती है, लेकिन उसका एक ना एक कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर उसका टोटल वेट जो होता है स्टेबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई व्यक्ति का नाभि जो होता है वो उसके लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ये नाभि जो होता है ना, ये जहां रावण मराया था, यहाँ पे उस सेंटर ऑफ मास पे क्या रखा था, अमृत रखा था, वहां पर उसको लेके घूमना जरूरी था, अमृत को घरे रख के आता है, नहीं घरे रख के आता, कोनो दूसरे फोड़ देता, दिक्कतें हो जाता है, यो दिक्कत था, नहीं समझा, कहीं भी रखता लेकिन किसी को बताता नहीं तो बच सकता था, नाभिये में रखा था, विभीषण को नहीं बताता तो बच सकता, तब वो नहीं बचता, तब ब्रस्ट फायर मारते एकदम इधर से भयानक पूरा गोली, मतलब वहां पे। तो नाभि जो होता है ना, रावण अपना वो सेंटर ऑफ मास में ही क्या रखा था, नाभि। तो नाभि जो होता है ना, हम लोग के टोटल मास यहीं पर होता है, टोटल वेट यहीं होता है, हम कितना भी झुक जाएं नहीं गिर सकते जब तक हमारा सेंटर ऑफ मास ना झुके, यानी नाभि ना झुके। हम इतना गिर जाएंगे तो कुछ होगा, नहीं गिरेंगे। रीजन क्या है, आप हमारी बॉडी को देख रहे हैं बट मेरा सेंटर ऑफ मास अभी भी वही है, अब इधर घूम जाएंगे गिरेंगे नहीं, सेंटर ऑफ मास जब तक नहीं होगा, नहीं डिस्टर्ब होगा, तब तक नहीं गिर सकते। कितना भी झुक जाएंगे, कुछ भी हो जाए, सर्कस में देखते हैं तो अलग, उस सब पे फिजिक्स से नहीं लागू होता है। वो उन लोग का अलग ही है, प्रैक्टिस बहुत बेचारे किए रहते हैं। हम तब तक नहीं गिरेंगे जब तक क्या ना हो, सेंटर ऑफ मास। अब इस तरह से पूरा पैर और सब इधर ले आके कर देंगे, गिरेंगे नहीं गिरे, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास से घसका दिए तो एक ने कर देते हैं तो गिर जाएंगे, हम इससे नहीं गिर जाएंगे। सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज का सेंटर में रहना चाहिए, वहीं से उस वस्तु का क्या होता है, भार डिसाइड होता है। टोटल वेट किस पर होता है, सेंटर ऑफ मास पे। कोई दिक्कत, जैसे किसी तराजू पे हम अपना हाथ रख देंगे तो क्या मेरा पूरा भार बता देगा, खोपड़िया रख देंगे तो, पैरवा खाली रख देंगे तो, लेकिन लेट के बस यहाँ पे नाभि रख देते हैं तब बता देगा। जैसे यहाँ तराजू रख देते हैं, यहीं पे लेट जाता है, नाभि है, बताइए बता देगा कि नहीं, ये तराजू बता देगा, कहा कि यही तो खोजिए रहते हैं हम। आज है तो बता देते हैं। सेंटर ऑफ मास को दो शर्तें हैं, आपको स्टेबल रहना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास स्टेबल नहीं है तो आपका डिसबैलेंस होना एकदम फिक्स है। सेंटर ऑफ मास को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना आप क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, यही वजह है कि सेंटर ऑफ मास, अगर ये बताइए सेंटर ऑफ मास ऊपर रहना चाहिए कि नीचे, मतलब जितना नीचे रहेगा ना वो चीज उतना स्टेबल रहेगी, जितना नीचे रहेगा स्टेबल रहेगी। जैसे सेंटर ऑफ मास क्या बदल सकता है, बदल सकता है, जिधर भार ज्यादा जाएगा उधर भाग जाएगा सेंटर ऑफ मास। जैसे एक लाठी है, ये लाठी है, इस लाठी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में होगा कहीं, लेकिन इस लाठी के नीचे वो कोहड़ा खोस देते हैं इसमें, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां गया, नीचे कोहड़ा में चल गया। अब ये बताइए ये लाठी स्टेबल रहेगा कि नहीं, रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहां है, नीचे। लेकिन इस कोहड़ा को हम यहां से हटा देते हैं, इस कोहड़वा को हम यहां खोस देते हैं। अब बताइए लठिया खड़ा रहेगा, गिर जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहां चला गया, ऊपर। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वेरिएबल है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो सकता है। जिधर वेट ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधरे भाग जाता है, जिधर वेट ज्यादा सेंटर ऑफ मास
उधर भाग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सेंटर ऑफ मास को ऊपर रहना चाहिए कि नीचे? अगर स्टेबल रहना है तो कहाँ रहना चाहिए? नीचे। सेंटर ऑफ मास आगे पीछे घसक सकता है? ये बताइए, अगर कोई गाड़ी है, कोई भी बस है, तो आप देखते होंगे कि बस जो बनाया जाता है तो बस के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनको नीचे की ओर बैठाता है। यहाँ ऐसे सीट दे देता है कि नहीं? यहाँ सीट दे देता है बैठने के लिए, यहाँ पे नीचे चक्का बना देते हैं। यहाँ कभी कभी ओवरलोडेड बसेज रहती है ना, तो ऊपर भी आदमी को बैठा देता है। बैठा देता है कि नहीं बैठा देता है? ऊपर जब आदमी बैठाता है तो इस कंडीशन में बस पर एक शर्त रहना चाहिए कि ऊपर का आदमी खड़ा ना हो। रीजन क्या है कि अगर ऊपर का आदमी बैठा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास ना भी नीचे चली आएगी, तो थोड़ा सा बस क्या होगी? स्टेबल। लेकिन अगर ये आदमिया इसके ऊपर खड़ा हो जाए, इससे कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ये हाँ? तो इसका बताइए सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? ऊपर चला गया। ये अकेले खड़ा होगा तो उधिया आएगा, पता चला सब 30-40 आदमी ऊपर खड़ा हो जाए, इससे बस क्या हो जाएगी? अनस्टेबल। अब बस क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो ऐसे गाड़ियां भी कभी कभी पलट जाती हैं क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाता है? ऊपर की ओर चला जाता है। इस ट्रेन में इस चीज को बखूबी पालन किया जाता है। ट्रेन क्योंकि बहुत लंबी होती है, ट्रेन बहुत लंबी होती है, तो उसके सेंटर ऑफ मास को दो जगहों पे ध्यान दिया जाता है। एक, लंबाई में भी एक साइड में ना भागे, और ऊपर नीचे में भी एक साइड में ना भागे, क्योंकि ट्रेन तो बहुत लंबी होती है ना जी। जैसे लंबी सी ट्रेन हो गई, ऐसे बना देते हैं। इसमें जब ट्रेन की टिकट बुक होती है तो सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक होती है, कुछ हद तक बीच वाला बुक हो जाएगा, बीच वाली सीट बुक हो जाएगी। उसके बाद इधर वाला क्या हो जाएगा? बुक होगा। उसके बाद इधर वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा, फटाफट होगा। उसके बाद अब कहीं का बुक होना चालू होगा, क्योंकि पहले रेलवे ने अपना क्या कर लिया? सेंटर ऑफ मास फिक्स कर लिया कि भैया हमारा सेंटर ऑफ मास बराबर हो गया, आगे पीछे बीच में कहीं नहीं है, चारों ओर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसी को दिक्कत? पता चला खाली पिछवे वाला डिस्ट्रीब्यूट, मान के चलिए पहले बुकिंग चालू है, सब आदमी पीछे वाला कर लिया, अब बाकी आदमी कहा कि ना अब कहा जाएगा आदमी होली में दिल्ली, सब जना घरे आएगा, तो यहाँ से ट्रेनें खाली चल जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा ना ट्रेन में। एक साइड में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? ट्रेन का जो निचला बर्थ होता है, नीचे वाला, पहले उसको रेलवे का सॉफ्टवेयर क्या करता है? बुक करता है। आप इमरजेंसी में जब कभी लास्ट में ट्रेन का टिकट बुक करेंगे ना, ज्यादा चांस है कि आपको ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाला बहुत कम चांस है कि मिलेगा। रीजन क्या है कि रेलवे को अपना सेंटर ऑफ मास लेके चलना है उतने लोगों को साथ में। पूरा ट्रेन का केवल क्या कर दिया? ऊपरे वाला बुक कर दिया, और उसमें भी पूरा पता चला, उसको क्या पता कैसे आदमी है, भयानक भयानक मोटा मोटा आदमी है। हमरे में वजन 80 किलो है, एक 80 kg। अब हमारे जी से कैसे 300-400 आदमी चढ़ गया ऊपर ऊपर, सब सेंटर ऑफ मास कहाँ चल जाएगा? ऊपर। डिस्टर्ब हो जाएगी नहीं ट्रेन, और कहीं हाई स्पीड में घूम गई तो पलट सकती है। तो इसलिए पहले क्या करता है? नीचे वाला बुक करता है। हवाई जहाज में भी सेम कंडीशन, उसमें ऊपर नहीं बैठता है आदमी, उसमें हवाई जहाज में ना जो सीटें होती हैं इस तरह से होती हैं, एक पतला सा बीचों में रास्ता होता है, 3 सीट इधर और 3 सीट इधर, ऐसे 3 उधर 3 इधर, एक साइड से होती है, इससे 3 इधर और 3 इधर, A B C D E F। जैसे ये वाला सीट का नाम रहेगा A B C D E F। समझ में आ गया कि नहीं? तो F वाला उधर खिड़की मिल जाएगा और A वाला इधर खिड़की मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से होता है। तो जहाज में पहले ना थोड़ी सी सीट आगे की बुक हो जाएगी और थोड़ी सी पीछे की हो जाएगी, और उसके बाद थोड़ा सा बीच में। उसके बाद आप लोगों के ऊपर छोड़ देगा वेब चेकिंग। अपने से नेट से खोज लीजिए कौन सा सीट आपको पसंदीदा है, कौन सा नहीं है। लेकिन पहले वो अपना आगे का कुछ सीट भर लेगा और कुछ पीछे का और फिर कुछ बीच में का, उसके बाद ही आपको कहेगा आप सीट चेंज करते रहिए। ऐसा नहीं कि पता चला किसी जहाज में 100 सीट है और 100 का 100 आदमी आया नहीं, उसमें से मान के चलिए आई आदमी आया 50 को और सब 50 पीछे जाके बैठ गया, ऐसे भागेगा आज में भागेगा। कभी कभी मेढकवा दौड़ता है ऐसे पनिया के ऊपर, वैसे ही भागेगा, इसलिए भाग रहे यहाँ पे, गड़बड़ा देगा वहां। लोकल ट्रेन में जगह कहाँ रहता है? लोकल ट्रेन में हर जगह ये पहुंच देता है,
उसका चारों ओर सेंटर ऑफ मास आ जाता है। जनरल बॉगी में देखिएगा इतना लोड हो जाता है कि ट्रेन का जब ब्रेक लगता है तो ब्रेक शूज इतना लोड रख के घिसने लगता है, तो अजीबे महकेगा। देखिएगा ब्रेक लगेगा तो लगे जैसे कोई टायर जला हुआ है। ब्रेक शूज एकदम क्या होता है, रगड़ाते रहता है। ट्रेनों पे चलान मारना चाहिए। मोटरसाइकिल पे 3 आदमी बैठ गया तो तुम्हारा ओवरलोडिंग ट्रेनवा में नहीं, हालांकि उसमें नहीं कर सकते क्योंकि मोटरसाइकिल में किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं रहता है। ट्रेन में तो सेफ्टी ही सेफ्टी है, सबसे सेफ माना जाता है ट्रेन को। एक्सीडेंट के बाद भी बहुत ज्यादा जान नहीं जाती है। और सबसे अनसेफ हवाई जहाज, गए तो गए, बहुत कम में चांस रहता है बचने का। मैं ऑफिस में बैठकर क्लास कर रही हूँ। लेट से आई होगी, लौटा दिया होगा यहाँ से, जैसे लग रहा है कि चांद पे बैठ के क्लास कर रही है। कितना अच्छा से बता रही है, ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, लेट से आओगी अब कोई भी तो कहाँ बैठ जाएगी, ऑफिस में। एक टीवी लगा देंगे होली बाद ऑफिस में, उसी में बैठ के देखिएगी। सीरियल लगा देगी, से रिमोट हटा देंगे वहां से। किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो हवाई जहाज में भी क्या कंडीशन होता है, सेम कंडीशन होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कितनी सीटें होती है, 3 इधर 3 इधर। और छोटका जहाजिया रहेगा तो 2 इधर 2 इधर। यहाँ पर उसमें एक और को नियम कर रहता है सब, जैसे ए बी सी डी ई एफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। हाँ, वो फाइटर प्लेन में एक सीट में रहता है, उसमें उसका तो पूरा हथियारे से सेंटर ऑफ मास रहता है। फाइटर प्लेन को बनाया जाता है, उसका इंजन पावरफुल बनाया जाता है, कहीं से घूम घाम के निकल जाती है। फाइटर प्लेन को इस नियम पे काम नहीं करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। एक बार हम फ्लाइट में जा रहे थे, मेरा सीट एफ 16F करके था। जैसे हर लाइन में होता है, जैसे ए ई लिखेगा तो यहाँ बैठेंगे, 2 ई लिखेगा तो इसके पीछे, 3 ई लिखेगा इसके पीछे। हमारा कोई था एफ था, तो हम जाके यहाँ बैठ गए अपने जगह पे। अब 16F या कुछ एफ था। देखो भाई साहब आप कहें कि उठिए, क्या दिक्कत है भाई, कहे कि मेरा सीट है। अब देखिए उनके पे लिखा था सी, तो क्या देखिए ए बी सी, तो हम कहता हम जाएंगे डी ई एफ, बाहर चल जाएंगे। सोचाते नहीं हमारा बाहर भेज रहा, इधर से ना गिनती करेगा कि जहां से मन तो वहां से गिनती करने लगेगा। खड़े गिनती कर दिया। हम कहे भाई आपको अगर बैठना है विंडो साइड में बैठिए, हम उब गए हैं विंडो साइड बैठ बैठ के। सीधा नियम का है समझा रहे हमको कि यहाँ से ए बी सी, हमारा उदिया के फेंक देगा बाहर। बैठिए यहाँ पर। तो शुरू में कोई भी, हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम बैठे थे तो बहुत शौक था कि किनारवा आवा दे दे। अब पहली बार जब जहाज में बैठे थे तो हमको बीचवा में बैठा दिया यहाँ पे। अब उधरिया एगो बहुत भयान सीबीएसई वाला आदमी, जब झांके तुम, हम क्या सोचा तो पहली बार आए हैं, कौन सी हाइट रहा है यहाँ पर। जब हम देखे कैसे दिखता है, यार बहुत खड़ूस आदमी है यार ये। यहाँ पे पूरा दिल्ली तक ऐसे ही पहुंचते ले गया यहाँ पर। उसको समझना चाहिए कि फर्स्ट टाइम है। अब बहुत पहले 4-5 साल पहले गए थे, जब फर्स्ट टाइम बैठे थे, तो कोई भी फर्स्ट टाइम बैठता है कहीं पे भी तो उसको लगेगा, एक मन में क्यूरियोसिटी रहती है, निचवा कैसे दिखता है, वो ऐसा कौच देखे हमरा। अब तो इतना बैठ गया आदमी कि आदमी जब जाता है तो देखता है कि शकले से लग जाता है कि नहीं नौसिखिया है, समझ में गए, तो आदमी खुदे दे देता है, साइड हो जाओ यहाँ पे, तो खुद ही चले आओ यहाँ पर वहां पे। अब क्योंकि हम लोग का पहले से प्री प्लान रहता है तो टिकट बुक करने के टाइम पे प्रेफरेंस मिल जाता है विंडो सीट। अब जैसे कोनो का नया शादी ब्याह हुआ है तो खोजेगा कि भैया हम साइडे में बैठ जाए, देख देख के जाए आदमी नीचे क्या है। कोई पहली बार गया है वहां पे तो खुदे आदमी दे देता है, जा भाई बैठ, तुम किनारे बैठ, उधरे बैठ जा। उसमें दिखता कौन चाहिए, तनी दूर के बाद कुछ ना दिखेगा, सब आसमान नीला नीला। लेकिन वो मन कर रहा था ना, जैसे देखा दांते काट लिया। ट्रेन में रहता था काट लेता आदमी दांत, दूसरे स्टेशन पे भाग जाता, उसमें कहां भागेगा, बोगी टाप जाता उन्हें दूसरे में, भाग यहाँ पे, बोला टीटी को यहाँ में। उधर तो चल समताप मंडल में जाके दांते काटेंगे, उतार के पकड़ लेगा कौन आदमी है रे। चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान केंद्र समझ में आ गया। क्या द्रव्यमान केंद्र एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो सकता है? हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। आप देखेंगे आदमी, जब हम लोग का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, नाभि में। जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ने वाले होते हैं या बहुत ज्यादा हाइट पर चढ़ते हैं, ऐसे तिरछा हाइट पर, ऐसे पहाड़ पे,
तो हाइट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी हम लोग की, और ऐसे चढ़ेंगे लोग तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो जाएगा, ऊपर, मर देगा, पलट देगा, पीछे गिर जाएंगे, झुक जाता है, क्या होता है, झुक जाता है ना। या किसी पतले दीवार पे चलेंगे, तो दीवार पे जब चलेंगे सेंटर ऑफ मास, कहेंगे दूसरा नाभि में है सेंटर ऑफ मास, कहाँ है, नाभि में है, यहाँ पे। सीढ़ी पे तोरा कौन दिक्कत हो रहा है, सीढ़ियों पे तो झुक के चलता है बगुला तू। हाँ? अच्छा, बांस वाला सीढ़ी हो, हाँ, बांस वाला सीढ़ी पे आदमी झुक के चलता है, तो बोलना बांस वाला सीढ़ी। फाइटर प्लेन, देखो फाइटर प्लेन जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, उसको बाहर में गया सेंटर ऑफ मास, उसका इंजन इतना पावरफुल होता है कहीं से घुमा उमा के क्या करता है, निकाल देता है। अब जैसे पहाड़ पे चढ़ता है तो आदमी क्या होता है, झुक जाता है। कोई पतले दीवार पे चलेगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, नाभि में। अब दीवालवा इतने पतला है, इतना पतला दीवाल है, आई के बीचों में क्या है, सेंटर ऑफ मास। तनी से सेंटर ऑफ मास ने गया, लद चल जाएंगे नीचे। तब आदमी कहता है क्या करे, सेंटर ऑफ मास को थोड़ा फैला देते हैं तो ठीक रहेगा। आदमी हथवा ऐसे फैला देता है, देखिएगा पतला दीवार पे चलेगा ना ऐसे आराम आराम से। बचपन में आम तूर के भागे होंगे आप लोग दीवार कूद कर के, हाँ हम लोग भी ऐसे बगीचा में दूसरे के घुस के आम तूर तर कैसे आराम से भागेगा आदमी। कबू कबू गिर जाता था आदमी, उसी में भी बन जाता था बहुत हाथ गोड़ तुरवा के कई बार आदमी आया है आम तोड़ने में बचपन में। तो आदमी क्या करता है, ऐसे फैला देता है हाथ। सर्कस में देखिएगा रस्सी पे चलने वाली महिला को देखें, वो बेचारी रस्सी पे चली गई, ऐसे अजीब टाइप का, ऐसे इस टाइप का सेंटर ऑफ मास ले लेता है। कभी कभी देखिएगा बहुत ऊंचाई से चढ़ेगा तो एक मोटका ऐसे पाइप ले लेता है, बांस। बांस मान के चलिए इधर गिरने वाला रहेगा ना, इधर गिरने वाला रहेगा तो मसवा इधर फेंक देगा, बांस को क्या कर देगा, इधर फेंक देगा, सेंटर ऑफ मास क्या है, इधर आएगा, फिर इधर आके बैलेंस कर देगा। उसका प्रैक्टिस होता है। नहीं तो आप लोग को दे देंगे इधर गिरने वाला नहीं, कुल बांसवा इधर फेंकेंगे तो इन्हें गिर जाएंगे तो फायदा क्या हुआ, तो उधर गिरो चाहे इधर गिरो तो उसकी पूरी प्रैक्टिस होती है। या फिर अगर हम लोग लोड कोई भर बाल्टी पानी ऐसे उठा लिया, देखें कभी कभी गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए एक बाल्टी पानी ले गया गाय को पिलाने के लिए, तो पता चला सेंटर ऑफ मास किधर भाग जाएगा, बल्टिया की ओर। पहले से था नाभि में, अब 10 लीटर का पानी उठा लिए तो कहाँ चल जाएगा, इस साइड में। तो आप गिर जाएंगे कि नहीं इस साइड में, तो आदमी एक साइड में हाथवा निकाल देता है इसे, चल देखे ऐसे पानी उठाएगा ना तो ऐसे हाथवा लेके चल जाएगा ऐसे ऐसे, नहीं देखे जी। गाय भैंस जिसके यहाँ होगी वो लोग पानी उन्हीं पिलाया होगा, सबको पिलाए होंगे आप लोग, तो उसमें आदमी ऐसे साइड में क्या करता है, हाथ उठा देता है, तो वो हो जाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को हमेशा क्या करना चाहिए, बीच में रखने की कोशिश करना चाहिए, और बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नीचे। एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, बहुत हाइट पर बनी हुई है गाड़ी, उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर सनरूफ नहीं है। सनरूफ गाड़ियों के ऊपर एक सिस्टम होता है, ऊपर का छतवा हट जाता है, उसमें 2 लेयर होता है। अगर आपको केवल नीचवा का लेयर हटाना है तो लेयर हट जाएगा, ऊपर शीशा बचेगा, पानी बरसेगा तो देखते रहिए भट 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 भट। अब मान के चलिए शाम का समय है, मौसम का भी आनंद लेना चाहते हैं तो नीचे वाला कर्टेन भी हटा दीजिए और शीशा भी हटा दीजिए, पूरा अच्छा दिखेगा। अब पता है बरसातों में दोनों हटा दिए, ले पूरा भीग जाएगा, अंदर में पानी भर जाएगा, काछो फिर निकाल के गाड़ी में घुस गया, टाइटेनिक। फॉर्च्यूनर गाड़ी इतनी हाइट पर है, बहुत हाइट पे है। अब उसको लोगों ने कहा कि भैया इतनी महंगी गाड़ी है, 40 से 45 लाख के बीच में आती है, 30-40 गया जमाना, अभी 40 से शुरू होती है 45 तक जाती है, 40 से 45 लाख की गाड़ी है, उसमें सनरूफ देना चाहिए। लोगों ने कंप्लेन किया उसको सनरूफ चाहिए, तो कहा कि आपको सनरूफ चाहिए, हमारा गाड़ी हाइट इतना ज्यादा है कि सेंटर ऑफ मास हमको खुदे टेंशन होता है कैसे नीचे करे, तो नीचे एक्स्ट्रा 2-4 किलो लोहा जोड़ के हम नीचवा का भार बढ़ाते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, नीचे। आप कहेंगे सनरूफ दीजिए तो हम खोल देंगे सनरूफ और में से आप निकल के झांकने लगेंगे, हमारा गाड़ी का सेंटर ऑफ मास ऊपर चल जाएगा, और तनिको 40 के ऊपर गया तो पलट जाएगा, हम ना दे तो नहीं देता है, वो सेंटर ऑफ मास नहीं देगा, हाँ सेंटर मार का सनरूफ नहीं देता है, वहां पे कुछ भी टाइप का सनरूफ नहीं देगा। लेकिन तो जो हाइट की, जिन गाड़ियों की हाइट कम रहती है उसमें क्या देता है, सनरूफ दे देता है। हा? बस में सनरूफ थोड़े, वेंटिलेटर है वो, बस में कौन सनरूफ निकाल के चमकेगा, वो
छोटा सा वेंटिलेटर दिया है कि कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो उसको खोल देता है और हवा तेजी से घुसने लगती है। बहुत ज्यादा लोग होते हैं बस में। हाँ, डबल फ्लोर वाला बस, उसका लोड नीचे ज्यादा रहता है, और डबल फ्लोर वाले बस में पहले से हिदायत रहती है कि जब नीचे के लोग भर जाएंगे तभी ऊपर भेजता है, अदरवाइज में सीधे ऊपर नहीं भेज देगा डबल फ्लोर वाले में। और जब इंजीनियर उसको बनाता है तो उसके नीचे लोड ज्यादा दे देता है। अब उसमें देखिएगा ना, डबल फ्लोर वाले बस में एक और खासियत क्या होती है, ऐसे डबल फ्लोर वाला रहेगा ना तो ऊपर आएगा सोने के लिए दे देता है, स्लीपर दे देगा। अब इसमें सेंटर ऑफ मास ऊपर भाग सकता है, तो क्या करते हैं सब ऐसे बसों में, जो फ्यूल वाली टंकी होती है ना, बहुत बड़ा बना देते हैं सब, बहुत बड़ा। तो जो 2000 लीटर का, 1000 लीटर का यहाँ, 1000 लीटर का यहाँ, बिचवा में डाल देते हैं, तो जा ऊपर सुतल रहो। अब 2000 लीटर अगर तेल लेके जा रहा है, 2000 मतलब उसको जब 20 आदमी का तो अपने रखा है, 20 कौन सी 30 आदमी का, 30 आदमी का ऊपर के लोड को, तो ये तो केवल फ्यूल क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो नीचे कैसे भी करके क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। इंजीनियर का काम होता है ये सब। नौका का क्या होता है, नौका मतलब क्या होता है जी, नाव में। हाँ, नाव में भी कभी कभी सेंटर ऑफ मास दिक्कत होता है, पलट जाता है। देखिए मेला वाला में अक्सर पलट देता है सर नाव। जी, हाँ वही सेंटर ऑफ मास तैरने के टाइम पे मेटा सेंटर होता है, नाव में नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है। निकलिए, जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है निकलेंगे लोग।